उसके सामने अखबार के कई सफ़ात रखे थे, जहाँ से देख देख कर वो अपनी डायरी में लिख रही थी। अपने इस काम में इतनी मगन थी कि किसी की आमद का एहसास नहीं हुआ। हर वक्त बारिश बारिश करती रहती हो, और अब बारिश हो रही है तो कमरे में घुस कर बैठी हो। जाओ जाकर बाहर देखो कितना खूबसूरत मौसम है। अम्मी, आपने डरा दिया। एकदम उनके बोलने पे वो चौंक गई। ये आजकल मुझे तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब लग रही हैं। हर वक्त अखबार में सर दिए बैठी रहती हो। तुम्हें अखबार पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बाहर बुलाने आई थी, लेकिन उसके उठने के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे थे। आपको बता दूं, डांटेंगी तो नहीं? उसने सब कुछ एक तरफ करते उनकी जानिब देखते हुए कहा। ये पहेलियां ना बुझवाओ और सीधी तरह बताओ। डांटने वाली बात हुई तो जरूर डांटूंगी। उनके लहजे में जरा लचक नहीं आई थी। फिर रहने दे, मैं नहीं बता रही। वो एक तरफ को रखा दुपट्टा पकड़ते हुए उठ खड़ी हुई। ये तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? वो कमरे से निकलने ही वाली थी कि अम्मी के सवाल पे रुक गई। इस सवाल से बचने के लिए वो उनके सामने रहने से गुरेज कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हाजिम भाई की आवाज पे उसका जी चाहा सर पीट ले। वालेकुम सलाम। बड़े दिनों बाद आए हो बेटा? अम्मी ने उनके झुके सर पे प्यार करते हुए शफकत भरे लहजे में पूछा। बस खाला, आज यूनिवर्सिटी से फरागत नहीं। वो कुन आंखियों से उसे देखते खाला के सवालों के जवाब दे रहे थे। अरे हाजिम भाई, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अब जल्दी चलें, वक्त कम है। यूनिवर्सिटी के जिक्र ने उसके औसान खता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने जल्दी में उनका बाजू पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर की जानिब लेकर जाने लगी। लेकिन इस मौसम में कहाँ जाना है? वो हैरानी से उसे हाजिम का बाजू खींचते देख रही थी। उन्हें उसकी ये बेतकल्लुफी पसंद नहीं आई थी। अभी तो कह रही थी मौसम का मजा ले लो, तो वही लेने जा रहे हैं। सहन में निकलते हुए उसने जवाब दिया। हाजिम शफीक उसकी बेतकल्लुफी और कुर्बत को पसंदीदा निगाहों से देख रहे थे। यूनिवर्सिटी में होने वाले हादसे के बाद उनका सामना नहीं हुआ था। उनके दिल में खदशा था कि अब की बार वो सख्त नाराज होगी और आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन यहाँ तो मामला उलट था। ये सब क्या था? वो गली में निकली तो उनका बाजू छोड़कर एक तरफ हो गई। उसके तासुरात नाफहम से थे। वो समझ नहीं पाए कि जो कमरे में हुआ वो हकीकत था या जो अब उसके चेहरे से नाराजगी झलक रही थी वो हकीकत है। अम्मी को इस वाकये के मुतल्लिक कुछ नहीं पता और ना ही मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। वो बिला वजह परेशान होकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। आप अनजाने में कुछ बोल ना जाएं, इसलिए वहां से इस तरह लाना पड़ा। उसने तफसील से अपने रवैये की वजाहत की, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो वो सवाल तो करेंगी। उन्होंने गुस्से से अपने से चंद चंद कदमों के फासले पे खड़ी लड़की को देखा, जिसका जब दिल चाहता उनके जज्बात से खेल जाती थी। अवैस ने मना किया था कि कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी ना जाएं। उसने अपने ना जाने का सबब बताया। एकदम बारिश तेज हो गई, लेकिन उसका हर जुमला उन्हें मौसम की खूबसूरती से बेनियाज कर रहा था। इससे पहले वो अपने हर फैसले, हर ख्वाहिश के लिए उनकी जानिब आती थी। वो जो कह देते वो हर हाल में मानती। लेकिन अब वो अपनी जिंदगी के छोटे से छोटे फैसले में भी उन्हें शरीक नहीं करना चाहती थी। उन्हें उस पल शदीद दुख हुआ था। उसके लिए उनकी जात से भरकर वो चंद दिनों की दोस्ती थी, और ये बात उनके लिए बहुत तकलीफ दे थी। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि किंजा कल से यूनिवर्सिटी जाएगी। तुमने जाना है या नहीं, फैसला कर लो। वो ये बात कहने बिल्कुल नहीं आए थे, लेकिन दिल के दर्द ने जुबान बेकाबू कर दी थी। वो बारिश की दीवानी थी और वो दिल के हाथों मजबूर होकर उसका खुशी में चमकता चेहरा देखने आए थे। लेकिन ख्वाहिश का कोई भी परिंदा उनकी मुट्ठी में बंद नहीं रह सका। इन दोनों के दरमियान बारिश के कतरों का पर्दा हायल हो गया। लम्हा ब लम्हा बारिश तेज होती जा रही थी और वो दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी सोचों में डूबे हुए थे। गली में उस वक्त कोई नहीं था और उन दोनों की हालत साहिले किनारे खड़े ऐसे मलाहों की सी थी कि जिनकी कश्तियां पानी के बहाव में बह गई और वो किसी अनजान जजीरे में फंस चुके हों। मुझे कभी नहीं लगा कि आप अपने और मेरे दरमियान हमारी दोस्ती लाएंगे। वो कई लम्हों बाद बोली तो उन्हें उसका लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने उसका चेहरा देखा, लेकिन बारिश के कतरों में आंसुओं की पहचान मुश्किल थी। उसका आगाज तुमने किया है। ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर गए थे। ये आपकी गलत फहमी है, उसने वजाहत दी। ये गलत फहमी नहीं है इज्जत,
انہوں نے ایک دم اس کی جانب رخ کر لیا۔ اتنے سالوں سے تمہارے سوالات اور فیصلوں کا محور میں تھا، لیکن جب سے یونیورسٹی گئی ہو تمہاری تان کبھی مجتبیٰ اور کبھی اویس پر آ کے ٹوٹتی ہے۔ ان دنوں میں ایک بار بھی تم کوئی بات کرنے میرے پاس نہیں آئی، تو پھر یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ وہ اس وقت کسی الڑ نوجوان کی طرح اپنی ناقدری کا حساب مانگ رہے تھے۔ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں، بچپن سے آج تک ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جبکہ وہ صرف میرے دوست ہیں۔ آپ بھی تو افشین کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں، لیکن آپ کی دوستی اور پسند کو اہمیت دینا مجھے زیادہ بہتر لگا۔ مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی۔ بات کے اختتام تک اس نے منہ موڑ لیا۔ گرمی کی بارش تھی، لیکن ٹھنڈی ہوا اور تیز بارش کے باعث خنکی ہو رہی تھی۔ اس کے وجود میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، جسے انہوں نے واضح محسوس کیا۔ افشین صرف میری دوست ہے۔ اس نے ان کے لیے زندگی کا حصہ لفظ استعمال کیا تھا، جس نے وجود میں سرشاری کی لہر دہرا دی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو افشین کا حوالہ پسند نہیں آتا، لیکن اس وقت انہیں برا نہیں بلکہ انہوں نے وضاحت دی تھی۔ پھر ہم دونوں کے لیے دوستی کے پیمانے الگ الگ کیوں؟ وہ بازو باندھے پھر سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ بارش کے باعث وہ آنکھیں کھولے رکھنے کے مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ بارش کے باعث وہ آنکھیں کھولے رکھنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں پہ پانی کے قطرے نہایت خوبصورت لگ رہے تھے، جیسے گھاس پہ اوس اپنے جلوے بکھیر رہی ہو۔ وہ اسی منظر میں قید رہنا چاہتے تھے، لیکن اس کی سوالیہ آنکھیں یہ کوشش ناکام بنا رہی تھی۔ کیونکہ تم لڑکی ہو، انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ اسے کیا بتاتے کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی ان کے دل میں اس کا مقام نہیں بدل سکتی، جبکہ اس کی جانب سے وہ خدشات کا شکار رہتے تھے۔ اس کے کھو جانے کا ڈر اتنا اذیت ناک تھا کہ ان کا بس چلتا تو اسے کہیں چھپا لیتے اور کسی مناسب وقت تک اپنی شدتوں کو چھپا کے رکھنا چاہتے تھے، اور تب تک ان کی دھڑکنیں معتدل نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کی راتوں کے نصیب میں بے خوابی ہی رہنا تھی۔ یہ نادر خیال آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ پہلے تو آپ خود اعتمادی کی باتیں کرتے تھے، تم نہیں سمجھو گے، انہوں نے اس کے بھیگے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھانا نہیں چاہتے۔ وہ پھر سے روٹھنے لگی تھی۔ سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ ان کے لہجے میں یکدم دلی جذبات جھلکنے لگے تھے۔ وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ لہجہ بدلنے کی وجوہات تلاش کرنے لگی، اور کچھ خاص نہ پا کر دل کا وہم سمجھتے ہوئے خود بہلا دیا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی کہہ نہیں پاتے۔ یہ کیفیت اس قدر شدت سے محسوس ہوتی کہ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ چلو اندر جاؤ، بارش میں بھیگنے سے بیمار پڑ جاؤ گے، اور صبح یونیورسٹی لازمی جانا ہے۔ یہ لمحات طویل ہو جاتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی، سو انہوں نے وہاں سے ہٹنا ہی مناسب سمجھا۔ میں آپ کی کسی بات سے مطمئن نہیں ہوئی، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ خود کو امی کے سوالوں کے لیے تیار کرتی واپس دروازے کی جانب مڑ گئی۔ تمہیں ایک بات کہنی ہے، اجازت ہو تو کہہ دوں میں؟ یہ بھیگا بھیگا سا موسم، یہ تتلی پھول اور شبنم، چمکتے چاند کی باتیں، یہ بوندیں اور برساتیں، یہ کالی رات کا آنچل، ہوا میں ناچتے بادل، دھڑکتے موسموں کا دل، مہکتی خوشبوؤں کا دل، یہ سب جتنے نظارے ہیں، کہو کس کے اشارے ہیں؟ سبھی باتیں سنی تم نے، پھر آنکھیں پھیر لی تم نے، میں تب جا کر کہیں سمجھا کہ تم نے کچھ نہیں سمجھا۔ میں قصہ مختصر کر کے، ذرا نیچی نظر کر کے یہ کہتا ہوں، ابھی تم سے محبت ہو گئی تم سے۔ رات اپنا سیاہ آنچل لہراتے ہوئے لاہور کی گلیوں میں نازک اندام حسینہ کی طرح ٹہل رہی تھی۔ دن میں ویران رہنے والی گلی میں ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ چوباروں پہ رنگ برنگی روشنیاں انجان مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ گلاب فروش اپنی پاٹ دار آواز میں ہر آنے والے کو متوجہ کرتے ہوئے خوشبو بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوباروں کے پیچھے پھیلا حسن اپنی اداؤں کو سنگھار کی مدد سے دو آتشہ کرنے میں مصروف تھا۔ نین تارا کے چوبارے کی زیریں منزل پہ طبلے کی تھاپ آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔
तबला नवाज के इर्द गिर्द नाजुक कलियां अपनी बल खाती कमर मटकाते हुए रंग बिरंगे मर्दों की बलाएं ले रही थी। बिलाई मंजिल पे नैन तारा का तख्त दालान में सजा दिया गया था, जहां वो चमकीली साड़ी पहने पानज़दा मुस्कुराहट बिला इम्तियाज सब पे लुटा रही थी। लम्हा ब लम्हा दिलान में मुजमा भरने लगा और दबे दबे लहजे में नाज नैन की फरमाइश जोर पकड़ने लगी। दिलान से दूर आखिरी कमरे में वो आईने के सामने खड़ी अपनी रंगो रूप देखने में मसरूफ थी, जिसकी ताज़ा ताज़ा तारीफ उसकी समातों की नजर हो रही थी। लाली अपनी बुद्धि करख्त आवाज में खुशबुओं में लिपटा खत पढ़ रहा था। खत के सफेद सफे पे सुनहरी रोशनाई से मोहब्बत नामा लिखा गया, जिसका हर हर लफ्ज नाज नैन को हीरो सा कीमती महसूस हो रहा था। जाने लाहौर, इस इंसान को तुम्हारी तारीफ के लिए कोई जमीनी अल्फाज नहीं मिले। वो अपनी तारीफ के नशे में सरशार थी कि लाली के सवाल पे चौंक गई। मतलब? उसने आईने पे नजर आते लाली के अक्स को तीखी निगाहों से देखा। यह रात, बादल, बरसात और चांद सब आसमानी बातें हैं ना? लाली बड़े मुदब्बराना अंदाज में बोला। नाज नैन का सामना जमीनी चीजें कब कर सकती हैं? वो एक बार फिर इठलाई थी। लेकिन मोहब्बत तो जमीनी चीज है। उसके जवाब से मुत्तमिन नहीं हुआ। सच्ची हो तो आसमानी बन जाती है। उसका अंदाज लाली की बेवकूफी पे तंग आने वाला था। लेकिन आसमानी चीजें इंसान के दस्तरस में नहीं होती। वो एक नई दलील निकाल लाया था। ये पुरानी बातें हैं। आज का इंसान तो चांद पे पहुंच गया है। उसने लाली की दलील रद्द कर दी। लेकिन चांद तो जमीन पे नहीं आया ना? वो अब भी कायल नहीं हुआ। सो खामोशी से खत तय करते हुए वापस लिफाफे में डाल दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? वो तुनक कर शीशे से पीछे हटी। पहले तुम बताओ कि तुम खुद को क्या समझती हो, जमीनी या आसमानी? वो उठकर कमरे में बिखरा सामान समेटने लगा। सारा दिन तो तुम मेरी तारीफ में रुतबुल लिसान रहते हो। तुम बताओ मैं क्या हूँ? वो बिस्तर पे बैठते हुए उससे मुखातिब हुई। मुझे तो आसमानी परी लगती हो, जो परिस्तान का रास्ता भूलकर इस दुनिया में आ गई और सजा के तौर पे वापसी के सब रास्ते मसदूद कर दिए गए। उसके सुर्ख जूतों पे पड़ी गर्द अपनी आस्तीन से साफ करके डब्बे में रखते हुए पूरे जज़ब से जवाब दिया। मुझे मुझसे बेहतर जानते हो, फिर भी सवालों की पटारी खोलने से बाज नहीं आते। उसने खत के साथ बतौर तोहफा आए लिबास को पसंदीदा निगाहों से देखा। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुमसे वाबस्ता हर इंसान को तुमसे बेहतर जानता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, उसकी आसमानी बातें और जमीनी मोहब्बत में बहुत तजाद है। उसके अल्फाज खूबसूरत हैं, लेकिन परस्तान की नाज नैन के लिए फरेब का जाल लगते हैं। वो बिखरा सामान समेटकर वापस उसके कदमों में आन बैठा। तुम भी नैन तारा की तरह मुझे खुश ना होने देना। उसने लाली के कंधे पे इस कदर जोर से पांव मारा कि वो तवाजन खोकर पीछे की जानिब गिर गया। ये इल्जाम ना लगाओ, तुम्हारी खुशी के लिए तो अपना आप वार दूं। वो इस इल्जाम पे तड़प कर सीधा हुआ। एक नामुकम्मल इंसान को खुद पे वार के मुझे क्या हासिल हो जाएगा? उसने रुख मोड़कर दोबारा लिबास की जानिब कर लिया, जिस पे चमकते मोती मुस्तकबिल के जुगनू महसूस हो रहे थे। तुम्हें कुछ हासिल हो ना हो, मेरे नसीब खुल जाएंगे। उसने अपनी पेशानी पे शहादत की उंगली फेरते हुए बात मुकम्मल की। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, मुझे तैयार करवाओ, अभी नैन तारा चीखते हुए आ जाएगी। उसने कासनी रंग का लिबास बिस्तर से उठाया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। ये लिबास पहनोगी? नैन तारा ने शोख रंग का लिबास पहनने को कहा था। उसे अपनी हड्डियों की फिक्र सताने लगी, जो नाज नैन की हुक्म अदूली पे उसकी टूटनी थी। अब तुमने कोई बात की तो तुम्हें चौबारे से नीचे फेंक दूंगी। मैं यही लिबास पहनूंगी। जिसे मसला है वो खुद नैन लड़ा ले और खुद ही कमर मटका ले। उसने एकदम गुस्से में जवाब दिया कि लाली ने खामोशी से कमरे से निकल जाना बेहतर समझा। वो नाज नैन के लिए डरने लगा था। उसने चौबारे की मोहब्बत के अंजाम बड़े खौफनाक देखे थे और इसी राह गुजर पे उसे चलता बल्कि भागता देखना उसके बस में नहीं था। तहाइफ की आमद होने लगी थी और वो दिन दूर नहीं जब बदले की फरमाइश की जाएगी। लेकिन दुख तो ये है कि बदले में हर पर्द से वाकफियत हासिल होने के बाद महबूब से अनजान हो जाते हैं।
अमारत जन के राज जान लेने के बाद हम राज नहीं रहते बल्कि राहजन बन जाते हैं। फार्म हाउस पे रात का अंधेरा अपने जोबन पे था। चौदहवीं का चांद बादलों की ओर से झांकता हुआ रात के फसू को दुगना कर रहा था। फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से में पुरइसरार सी खामोशी थी, जिसे वक्फे वक्फे से हल्की सी सिसकी किसी छनाके की तरह तोड़ देती। वहां बैठे सब नफूस अपनी अपनी सोचों में मगन, कहने और ना कहने के दोराहे पे फंसे हुए थे। आपको हवेली चलना चाहिए था। कई लम्हों बाद वदूद हिम्मत करते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी मदद की, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझसे वो न मांगो जो मैं नहीं दे सकती। उनके जवाब ने फिर से खामोशी की चादर तान दी। वो दोनों भाई कुछ कदमों के फासले पे बैठे उन अखियों से सामने बैठे वजूद को देख रहे थे। मुश्तबा से अक्सर मुलाकात के बावजूद उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि इस हवेली के नाराज इंसान से मिला जाए, और अगर कभी ख्याल आया भी तो कई वहम दामनगीर हो गए। उन्होंने हमेशा बड़ी अम्मी को छुप छुप के अपनी बेटी को याद करते देखा, लेकिन उनके दर्द का मदावा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्हें इस बेटी पे हैरत होती जिसने एक जिद की खातिर सालिहा साल उसे अपने मेके के दर को खुद पे बंद कर लिया, हत्ता के माँ से मिलने की कोशिश तक नहीं की। उन्हें रुकैया जुबैर अहमद एक करख्त और पत्थर दिल औरत लगती थी, जिनका दिल हवेली के मर्दों जैसा था। वो दोनों आधे रास्ते तक उस खुशफहमी में मगन रहे, अब बड़ी अम्मी के सब दुख दर्द मिट जाएंगे, लेकिन अलीपुर की जानिब मुड़ते ही उनके साथ हवेली जाने से इनकार कर दिया गया था। मुजतबा और उन दोनों का इसरार भी उस इनकार को हाँ में नहीं बदल सका। वो मलाहत ज़दा चेहरे वाली औरत अपने फैसलों में भाइयों जैसी सख्त थी। इस सूरत हाल में फार्म हाउस ही वहद हाल था, जहां वो पिछले आधे घंटे से अनजान लोगों की तरह एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। वदूद, इन्हें भूख लगी होगी, खाने का इंतजाम करवाओ। ताशफीन ने गंभीर सूरत हाल को खत्म करने की कोशिश की। मैं देख कर आता हूँ। वो इस बात में सर हिलाता उठ गया। आप हवेली नहीं जाना चाहती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको कोई भी वहां जाने का नहीं कहेगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ चचा जान और बड़े अब्बा की आमद होती रहती है। आपकी यहाँ मौजूदगी ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती। उसने नहायत मतानत से बात का आगाज किया। वो अपने दरमियान हायल पर्दा गिराना चाहता था, जिसके बाइस वहां अजनबी फिजा कायम थी। तुम सईद अहमद के बड़े बेटे हो? उनका सवाल गैर मुतवक्का और अजनबियत से भरपूर था। जी, उसने नाफहमी से उनके सवाल का जवाब दिया। तुम छोटे से थे जब मैंने तुम्हें देखा था। माजी की यादें एक बार फिर हमला आवर हुई थी। आपने मुझे देख रखा है? वो शदीद हैरान हुआ था। हाँ, तुम्हारे पैदा होने की हमने बेशुमार खुशियां मनाई थी, बल्कि जब शीमा भाभी की कोख में तुम्हारी मौजूदगी की खबर मिली, हम दोनों ने चीख चीख कर हवेली सर पे उठा ली। और वो 9 माह तुम्हारी माँ के साथ साथ हमने भी इंतजार किया था। हर बार शहर से वापसी पे तुम्हारे छोटे छोटे कपड़े हम लेके आती थी। मैं लड़कियों वाले कपड़े पसंद करती और कलसूम लड़कों वाले। उसी लड़ाई में तुम आ गए। एक दिन भाभी से छुपा के मैंने तुम्हें अपनी पसंद के खरीदे गए लड़कियों वाले कपड़े भी पहना दिए और तुम बिल्कुल किसी गुड़िया की मानित लग रहे थे। वो एकदम खामोश हो गई। कितना वक्त गुजर गया, कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी यूं ही लग रहा है जैसे हम दोनों तुम्हें उठाने के लिए लड़ रही हों। कितने ही आंसू उनकी आंखों से टूटकर बिखरे थे। खाना लग गया है। उसी लम्हे वो हाल में आया, लेकिन गुफ्तगू का मतन नहीं समझ सका। आइए पहले खाना खा लीजिए। ताशफीन ने आंखों की नमी पीने की कोशिश की और आगे बढ़ते हुए अपना हाथ उनके सामने सहारा देने के लिए किया। वो आंसू साफ करते हुए उठ खड़ी हुई। उसका हाथ थामते खाने की मेज की जानिब चली आई, जहां फजल दाद मेज पे खाना चुन रहा था। आम तौर पे ये उसके आराम का वक्त होता, लेकिन मुलाजिम की छुट्टी के बायस खाना उसे पकाना पड़ा था। उसने मेहमानों के कदमों की चाप महसूस की तो एक जानिब मुअद्दब सा होकर खड़ा हो गया। कुर्सी पे बैठते हुए उनकी नजर सामने खड़े मुलाजिम पे पड़ी तो चौंक गई। सालों का सफर लम्हों में तय किया और झुड़ियों के पीछे छुपे चेहरे को पहचानने में लम्हा नहीं लगा था। फजल बाबा, वो इस कदर बेताबी से बोली कि वहां मौजूद तीनों लड़के चौंक गए। वदूद को उनकी बेताबी एक आंख नहीं भाई, लेकिन खामोश रहा। फजल दाद ने हैरानी से सर उठाया कि उसे सबकी मौजूदगी में इस अंदाज में पुकारने वाली औरत कौन थी।
चंद कदमों के फासले पे खड़ी रोती हुई औरत पहचानने में उन्हें भी ज्यादा वक्त नहीं लगा था। रुकैया बीबी। वो रोया नहीं, लेकिन जब्त टूट गया। फजल बाबा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं भी आपको और छोटी बीबी को बहुत याद करता था। उसने आहिस्तगी से आंख में आया आंसू साफ किया। मामा, आप इन्हें कैसे जानती हैं? मुजतबा ने हैरानी से ये मंजर देखा। फार्म हाउस में कई बार आने के बावजूद भी उसकी फजलदार से कोई खास जान पहचान नहीं थी। ये हमारे ड्राइवर थे। यूनिवर्सिटी छोड़ने और लेने जाना उनकी जिम्मेदारी थी। कई बार सबसे छुपके उनके साथ हमने शहर की रौनकें देखी। वो सब हल्ला गुल्ला किया जो हवेली के किसी मर्द के साथ नहीं कर सकते थे। वो बार बार माजी के राख कुरेदने लगती थी। फजलदाद, उनके रहने के लिए कमरे ठीक करा दो। वदूद ने फजलदाद को वहां से हटाना मुनासिब समझा। आपको फजलदाद से मुहतात रहना चाहिए, उसने खाना उनके सामने करते हुए कहा। क्यों? उसका अंदाज पसंद नहीं आया था, लेकिन खुद पे जब्त करते हुए सवाल किया। ये बड़े अब्बा का पक्का खबरी है। हम आपकी आमद छुपाना चाह रहे थे, लेकिन ये अभी उन्हें सारी खबर पहुंचा देगा। उसे अपनी कोशिश खाक में मिलती महसूस हुई। नहीं, ये किसी को नहीं बताएंगे, तुम मुत्तमिन रहो। उन्होंने उसकी बात पे कान नहीं धरे। ये बात उसने मुश्किल से ही हजम की थी। ये मेरी एक एक मिनट की रिपोर्ट बड़े अब्बा को देता है। उसने उन्हें दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश की। तुम बड़े अब्बा के घोड़ों की शामत लाओगे तो वो बेचारा बताने के सिवा क्या कर सकता है? ये मुजतबा था जो उसकी जनून खेजी से वाकिफ था। ताशफीन मध्यम सा मुस्कुराया। लेकिन वदूद, पुप्पो कह रही है ना कि वो नहीं बताएगा, तो तुम भी इत्मीनान रखो। वैसे भी मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। ताशफीन ने फजलदाद के मुतालिक मजीद कुछ कहने से उसे मना कर दिया। यहाँ नहीं रहने देंगे तो कहाँ जाएंगे? वदूद ने हैरानी से उन्हें देखा। उसके मुतालिक भी सोचते हैं। फिलहाल तुम खाना खाओ। वहां दोबारा से खामोशी छा गई थी। वो सब कुछ बड़ा आसान समझ रहा था। अपने दोस्तों के जरिए पुलिस का ड्रामा रचाकर वो इन लोगों को लेकर तो आया था, लेकिन बड़े अब्बा ने जो रिश्ते की तलवार उसकी गर्दन पे रखी थी, उसका कोई हल होता नजर नहीं आ रहा था। रुकैया जुबैर अहमद अपने अब्बा जान की तरह हवेली ना जाने पे बाजिद थी, और वदूद उन्हें हर हाल में वहां ले जाना चाहता था। इस सारे मामले में ताशफीन का अमल दखल अब उसे पसंद नहीं आ रहा था, और अब वो इस वक्त को कोस रहा था जब उसकी मदद लेने का इरादा किया। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप सबको एक खुशगवार दिन की नेक तमन्नाएं देते हुए मैं हूँ वॉइस ऑफ सिडनी। मैं आपकी मेजबान लामिया इब्राहिम। प्यारे सामीन, शो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताती चलूं कि आज का दिन उर्दू के बेहतरीन और माया नाज शोरा के नाम है। हमारे अजीम शोरा को हम आप सबके भेजे गए इंतखाब के जरिए खराज तहसीन पेश करेंगे। आप वॉइस ऑफ सिडनी के नंबर्स पे कॉल करते हुए अपने पसंदीदा शायर का कलाम सुना सकते हैं। सिडनी की सुबह धुंध में लिपटी हुई थी। लामिया आज वॉइस ऑफ सिडनी में अपने शो से दिन का आगाज कर रही थी, और खुशी की बात यह थी कि आज उसकी कोई क्लास नहीं थी। वो नहायत खुशगवार मजाज से रेडियो स्टेशन आई थी। आज के शो का मौजू उसकी पसंद के मुताबिक ना होने के बावजूद भी वो तरोताज़ा थी। वो ईमेल्स के जरिए आए हुए पैगामात पढ़ने के साथ साथ फोन कॉल्स भी ले रही थी। एक नहायत बेहतरीन शो करने के बाद इख्तिताम का वक्त करीब आता जा रहा था। प्रोड्यूसर ने आखिरी फोन कॉल लेने का इशारा किया तो उसने जल्दी से फोन से मुंसलिक हेडफोन कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन, कहाँ से? उसने कॉल लेकर मुस्कुराते हुए सवाल किया। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। उसके सवाल का जवाब दिए बिना किसी ने मध्यम आवाज में शेर सुनाना शुरू कर दिया। ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो। उसे चंद लम्हे लगे, लेकिन वो आवाज पहचान गई थी। बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो। उसे शायरी से शुगफ नहीं था, लेकिन अब अंदाजा हुआ इससे बेहतर दिल की हालत बयां करने का कोई तरीका नहीं। आज हम भी तेरी वफाओं में मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो। उसे मालूम नहीं था कि वो इस कदर खूबसूरत अंदाज में बोल सकता है। तेरी सूरत जो इत्तफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो। ज्यादा पुरानी बात नहीं थी। उसके दिल पे अजलान की बातों का जादू चले। कुछ दिन ही गुजरे थे। ये बस एक शेर था, लेकिन जिगर छिलनी करने के सारे औजार शायर ने इसी शेर में डाल दिए थे। वक्त की चंद सातें सागर
लौट आए तो क्या तमाशा हो। वो मजीद कुछ लम्हे इंतजार करती रही कि शायद कोई और बात हो, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल काटी जा चुकी थी। उसने भारी दिल के साथ अलविदाई कलमात कहे और टीम से थंब अप लेते हुए स्टेशन से बाहर निकल आई। सूरज गोलाई दायरे की सूरत आसमान की ऊंचाई पे दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी हिद्दत ने जमीन के किनारों को नहीं छुआ था। कलाई पे रखी जैकेट पहनते हुए उसने बैग में रखा मोबाइल निकाला। अजलान के ढेरों पैगाम उसकी मोबाइल स्क्रीन पर सिमट रहे थे। वो हार्बर ब्रिज पे उसका मुंतजिर था। सबीन को मैसेज का जवाब देते हुए उसने जल्दी से यूनी की बस पकड़ी ताकि मेट्रो स्टेशन जल्दी पहुंच जाए, वरना उसका इरादा आज बहुत सारा चलने का था। हार्बर ब्रिज पे उसे अजलान को ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त हजूम नहीं था और वो उसकी पसंदीदा जगह पे खड़ा था। ओपेरा हाउस इस वक्त पानी के किनारे खामोशी से ऐस्तदा था। चंद इक्का दुक्का लोग उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हल्की रफ्तार से दौड़ते हुए वो ब्रिज के दरमियान में पहुंची तो उसकी सांस फूली हुई थी। ओपेरा कितना प्यारा लग रहा है। उसकी आमद ने भी अजलान का इन हमाक नहीं तोड़ा। वो टिकटी बांधे उसी जानिब देख रहा था। ये तो हमेशा से ऐसा है। वो उसकी बात से बिल्कुल नहीं चौंकी, क्योंकि उसने ये सारे मंजर हर जाविये से देख रखे थे। मैं पहली बार सूरज की पहली किरणों में उसका हुस्न देख रहा हूँ। उसने निगाह नहीं हटाई थी। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। वो भी ब्रिज से टेक लगाकर उसी जानिब देखने लगी। ये सब हमेशा से इतना खूबसूरत था या मुझे अब महसूस हुआ? उसके लहजे में हैरानी थी। ये सब हमेशा से ऐसा है अजलान, बस देखने वाली आंख का फर्क होता है। मैं यहाँ रोती हुई भी आई हूँ तो मुझे ये जगह माँ के दामन जैसी वसी महसूस हुई, जिसने मेरे आंसू चुनकर मुझे हौसले की थपकी दी। मैंने मुस्कुराहट के लम्हे भी इस ब्रिज को नवाजे और इसने मुझे एक दोस्त की तरह गले लगाया। मेरी आंखों से निकलती दुख की लहरें और ओपेरा से टकराई और उसने वापस मुझे उम्मीद से संदेशे भेजे। उसने अपने दिल के जज्बात मुस्कुराते लहजे में बयां कर दिए। तुमने कभी उसे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा? उसने अपनी निगाहें लामिया की जानिब की थी। देखा है ना? वो मध्यम सा मुस्कुराई, लेकिन ना जाने क्यों अजलान की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी। कब? लहजा धीमा था। तुम जब जब मेरे साथ होते हो तब तक मुझे यहाँ मोहब्बत के लोग गीत सुनाई देते हैं। दरिया से जल परियां निकलकर ब्रिज तक आती हैं और मेरे हाथों में खुशियों के गुलाब पकड़ा जाती हैं। हवाएं दुनिया के खूबसूरत सुर बजाते हुए मेरे इर्द गिर्द रक्स करने लगती हैं। आसमान का चांद बुर्ज की ऊंचाई पे आके मुझे झांकता है और मेरे पहलू में आने की फरमाइश करता है। दोनों के दरमियान कई लम्हे खामोशी हायल हो गई। क्या तुम भी ऐसा महसूस कर रहे हो? उसने चेहरा रोड की जानिब किया और ब्रिज से टेक लगाते हुए उससे सवाल कर दिया। उसके जवाब पे वो बेतहाशा मुस्कुराया। मुस्कुराते मुस्कुराते आंखों से पानी बहने लगा था। बताओ ना। उसकी मुस्कुराहट पे वो रूठी थी। नहीं। वाकई? वो हैरान होने के साथ दुखी हुई। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बस ये जगह कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अब दुनिया की खूबसूरत जगह में इसे कहूँगा। मुझे यहाँ अजीब सी कोशिश महसूस हो रही है। यहाँ मुझे तुम्हारी बातें कह के आंसू और सिसकियाँ सुनाई दे रही हैं। वो भी रुख मोड़कर उसके अंदाज में खड़ा हो गया। लामिया? वो बोली नहीं थी। उसका ध्यान पाँव की जानिब था, जहाँ वो जूतों से ब्रिज पे मट्टी दाएं बाएं कर रही थी। तुम खुश हो? ना जाने वो क्या सुनना चाहता था। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? वो अब भी पाँव की जानिब ही देख रही थी। तुम इतने सवाल क्यों करने लगी हो? वो उसके अंदाज पे चिढ़ गया। तुम इतने जवाब क्यों मांगने लगे हो? वो अब सर उठाए मुंह के बिगड़ते जाविये देख रही थी। मैं आऊं? वो दोनों एक दूसरे को मुस्कुराती आंखों से देख रहे थे कि नहायत करीब से एक आवाज आई। इन दोनों ने चौंक कर उस समत देखा। तुम यहाँ? लामिया हैरान हुई। शैतान कहीं भी आ जाता है। अजलान ने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शैतान ही होता है या शी? वो इन दोनों की हैरानी नजरअंदाज किए शैतान की जिन्स पे गौर करने में मसरूफ थी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? उसका बस नहीं चल रहा था सबीन को उठाकर पैरामाटा दरिया में डाल दे। ये बुलाती मुझे। उसने लामिया की तरफ इशारा किया और इन दोनों को हटाकर दरमियान में खड़ी हो गई। मैंने कब बुलाया? लामिया को हैरत हुई। हाँ, झूठी। मैसेज?
मैसेज किया तुम हार्बर जाता, अजलान को मिलता। उसने इतना लंबा हाँ किया कि लामिया की हंसी निकल गई। हाँ, तो तुम मिलने के लिए कह रही थी। मैंने बताया अजलान को मिल लूं फिर तुमसे मिलती हूँ। लामिया ने अजलान को फौरन से वजाहत दी, क्योंकि वो सबीन से कितना चिढ़ता था उसे मालूम था। हाँ हाँ हाँ, वही वही। उसने लामिया की वजाहत को जरा संजीदा नहीं लिया। तुम पहले इसकी सुन लो फिर मैं बात करता हूँ। उसने चेहरा ही दरिया की जानिब कर लिया। ना 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 ना, सबीन ने चेहरे के साथ साथ हाथ भी ना में हिलाया। क्या? इन दोनों ने हैरत से उसका इनकार देखा। मेरी छोटी सी पेट ट्रीट मांग रही है। बड़े सुकून से ब्रिज से टेक लगाए उनका सुकून बर्बाद कर रही थी। किस बात की? वो दोनों फिर एक साथ बोले। एक मिनट, तुमने मेरे और लामिया के मुतल्लक क्या अफवाहें फैलाई थी? उसे कुछ दिन पहले वाली हरकत याद आई। ज्यादा भूख लग जाती तो शादी भी हो जाती होती है। उसके नाजुक धमकी वो दोनों समझ गए थे। अजलान उसे कुछ खिला देते हैं। लामिया जानती थी वो वैसे जान छोड़ने वाली नहीं थी। बहुत बदतमीज दोस्त है तुम्हारी। सारे हसीन लम्हात का खात्मा हो गया था। शुक्रिया। उसने सीने पे हाथ रखते हुए अजलान का गुस्सा तारीफ की तरह वसूल किया। लामिया ये चोरी भी करती है। अब वो पिछले सारे गुस्से उस पे उतार रहा था। लामिया इन दोनों के दरमियान अजीब सूरत हाल में फंसी थी। एक जानिब वो उसकी शिकायतें लगाता साथ साथ चल रहा था, दूसरी जानिब वो उसकी हर बात का उल्टा जवाब दे रही थी। तुम दोनों चुप करोगे या मैं यहीं बैठ जाऊं? उसने अपने कदम रोकते हुए धमकी अमेज अंदाज में कहा। तो जवाबन इन दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। चंद दिनों में जिंदगी ने अजीबो गरीब रंग बदले थे। हर आने वाले लम्हे में किसी नई सूरत हाल का सामना करना पड़ता। कई दिनों की जहनी कश्मकश और असाबी थकन के बाद कुछ सुकून मुयस्सर हुआ था। उस वक्त वो गुजरे दिन और आने वाले दिनों के मुतालिक कुछ नहीं सोचना चाहता था। उस वक्त शिद्दत से सुकून का तलबगार था। मामा का यहाँ आना उसकी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब ये खुशी भी अच्छे से महसूस नहीं कर पाया। वो मामा को नींद की गोली देकर सुला आया था और अब खुद हजार कोशिश के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। उसने कुछ फासले पे रखा मोबाइल उठाया। यहाँ आकर पहला काम उसने मोबाइल चार्जिंग का किया। अब फुर्सत से मोबाइल पकड़ा तो स्क्रीन पे कई पैगामात उसके मुंतजिर थे। अवैस की कई कॉल्स थी, कुछ दीगर दोस्तों के पैगाम और एक अनजान नंबर से कुछ कॉल्स थी। उसने वक्त देखा जो कॉल करने के लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी में होने वाले हादसे से दिल वैसे ही बहुत परेशान था, सो उसने वक्त की परवाह किए बिना कॉल मिला दी। मुज्तबा, किधर हो? कैसे हो? इतने दिनों से गायब क्यों हो? उसे उम्मीद नहीं थी दूसरी जानिब इतनी बेताबी होगी। वो उसे अपनी परेशानी क्या बताता, सो खैरियत का बता के मुत्तमिन करने की कोशिश की। हाल अहवाल के बाद उसने फौरन हादसे के मुतालिक पूछा। हम यही समझते रहे तुम भी वही थे और इसी वजह से बहुत परेशान हुए। उस पे इज्जत ने जो हरकत की तुम सुनो तो दंग रह जाओ। वो उसकी खैरियत का सुनकर मुत्तमिन हुआ और उसके बाद सारी तफसील उसे बताता गया। अवैस की बताई बातों ने उस हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इज्जत उसके लिए इस कदर परेशान होगी कि अपनी जान खतरे में डाल दी और उसके बाद भी मुसलसल अवैस को उसकी खबरगिरी के लिए कह रही थी। अवैस ने दंगा फसाद करने वालों के मुतल्लक जो खबर दी थी वो कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। उसे इस बेवकूफ लड़की की शदीद फिक्र हुई थी। वो ठीक है तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? वो उसके मुतल्लिक मुत्तमिन नहीं हुआ था। मैंने उसे मना किया था क्योंकि यहाँ ऐनी शाहिदीन की तलाश जोरों शोर से जारी है। कुछ दिन तक तलाश खत्म हो जाएगी तो उनका आना बेहतर रहेगा। उसने मजीद तफसील बताई। तुम खुद कह रहे हो कि उसे काफी लोगों ने देख लिया था। पुलिस उसके घर तक भी पहुंच सकती है। उसने इत्मीनान हासिल करने के लिए फोन किया था, जबकि परेशानी मजीद बढ़ गई थी। तुम्हें हमारी पुलिस के मुतल्लक कोई खुशफहमी है? वो इस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सब कागजी ड्रामे हैं, बस दिखावे की भागदौड़ हो रही है। वो हद दर्जा मुत्तमिन था, जबकि मुजतबा को अपना बचा सुकून भी खत्म होता नजर आ रहा था। इज्जत ने तुम्हारा नंबर लिया था, तुम्हें कॉल नहीं की? अवैस को अचानक याद आया तो पूछने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल तो आई हुई है, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कॉल की। उसने अजलत में हयान का हाल पूछा और फोन बंद कर दिया। वो अजीब मखमसे में फंस गया था। कितनी ही देर वो इस अनजान नंबर को देखता रहा कि क्या ये इज्जत का नंबर था या उसने कॉल की ही नहीं।
कितनी दफा उसने नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं पाया। उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? एक ही सवाल उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। उसने दिलो दिमाग की कश्मकश में उलझने की बजाय नंबर मिला दिया। रात गहरी होने का एहसास था, लेकिन दिल की ख्वाहिश हर तावील को मुस्तरद कर रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने गुजरे चंद दिनों में सुनहरी आंखों वाली लड़की को सबसे ज्यादा याद किया था। कितनी ही देर बेल जाती रही। दफ्तर एक गनूदगी में डूबी आवाज गूंजी। उसने चौंकते हुए मोबाइल कान से हटाकर देखा, जैसे स्क्रीन पे शक्ल भी नजर आने लगेगी। दूसरी तरफ से आती आवाज को सुनने के लिए दोबारा फोन करीब किया और पहले खदशे की तस्दीक हो गई। हेलो, हेलो। फोन की आवाजें मुसलसल गूंज रही थी, लेकिन वो खामोश था, बिल्कुल चुप, जैसे बोलने को कुछ ना रहा हो। एक आम बात थी, लेकिन उसके लिए आम ना थी। उसने फोन बंद कर दिया, क्योंकि वो इज्जत नहीं थी। दिल में फुरफुराते उम्मीद के जुगनू खामोशी की नींद सो गए। अभी सब यक तरफा है मुज्तबा। उसने फोन वाला हाथ पहलू में गिराते हुए खुद को तसल्ली दी। मुज्तबा। उसके दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे खौफ का तासुर था, और आने वाले का लहजा इससे ज्यादा संगीन था।